हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज यादव। आज हम लोग फिर एक बार अपने ऑफिशियल चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं लेके आया हूं एक जोरदार टॉपिक, सीडीपी। हमारे टेट और सीटेट दोनों में जो है 30 अंक का ये सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट का प्लस पेडागोजिकल प्रश्न आते हैं। तो आज मैं उसी के सिलसिले में बात करूंगा और मैं एकदम बिल्कुल बेस से उठाऊंगा, चीजों को बेस से उठाऊंगा और आपके सामने जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसको रखेंगे हम। और चलिए जुड़ते हैं। हमारे सिलेबस के अनुसार जो सिलेबस है, सिलेबस में बाल मनोविज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के नाम से जाना जाता है ये, जिसमें हम मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र दोनों पर अलग अलग चर्चा करेंगे, अलग अलग वीडियो आपको देंगे और इंपॉर्टेंट चीजें जो होंगी वो भी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। बस आप अंत तक वीडियो में बने रहें, बेहतर चीजें मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला है हमारा एजुकेशन, शिक्षा। और जगह जगह पे सुनने को मिलता है कि व्यक्ति शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है, तो हम जाने ना शिक्षा होती क्या है। शिक्षा दरअसल ये एजुकेशन का हिंदी रूपांतर, यानी एजुकेशन ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब होता है इंटरनल और ड्यूको का मतलब होता है एक्सटर्नल, यानी आंतरिक रूप से या अंदर से बाहर करना। अब अंदर से बाहर करना क्या, किन चीजों को हम अंदर से बाहर करते हैं गाइस? तो अंदर से बाहर करने का मतलब है कि बालक के अंतर्गत या बालक के अंदर निहित जो शक्तियां हैं, उन्हीं शक्तियों को बाहर लाया जाए, वह शिक्षा है। इसको कई नामों से भी जाना जाता है, ये एजुसियर और एजुकेयर के नाम से भी हम जानते हैं। प्राय इन सबका भी अर्थ है आगे बढ़ाना, ग्रोथ करना, डेवलप करना, विकास करना, बाहर ले जाना। ये सारी चीजें जो है शिक्षा के अंतर्गत देखी जाती है। ठीक है। शिक्षा दरअसल इसके दो मीनिंग है, एक संकुचित यानी नैरो मीनिंग की बात कर लें और एक ब्रॉड यानी व्यापक मीनिंग की बात कर लें। तो संकुचित में तो बस केवल सीखने सिखाने तक की बातें केवल सीमित है कि बच्चे को हम कुछ ज्ञान दे दें, कुछ सिखा दें। यानी शिक्षा को कभी संकुचित अर्थ में देखा ही नहीं जा सकता, वो भी आज के समय में तो बिल्कुल नहीं। व्यापक अर्थ में यानी बालक के जन्म और जन्म की बात हम करते हैं, आज के समय में तो हम गर्भावस्था से लेते हैं। बालक के गर्भावस्था से प्रारंभ होती है प्रक्रिया और जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक ये चलती रहती है। तो ये व्यापक स्तर होता है और संकुचित अर्थ में तो बस केवल सीखने सिखाने की पद्धति तक ही रखते हैं। देखिए, शिक्षा के एक बहुत ज्यादा अक्सर एग्जाम में मिलता है कि कितने ध्रुव हैं। शिक्षा के ध्रुव की बात कर लें तो दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम बहुत ज्यादा आता है। एक जॉन डेवी का नाम आता है और दूसरे जो है जॉन डेवी है और हमारे एडम्स। ठीक है। एडम्स यानी अगर हम एडम्स की बात कर लें तो इन्होंने शिक्षा के दो ध्रुव बताए। ठीक है। एडम्स के अनुसार शिक्षा के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है। शिक्षा के दो ध्रुव हैं। दो ध्रुव में कौन कौन से आते हैं? एक को हम शिक्षक मानते हैं, पहला ध्रुव होता है, और दूसरे ध्रुव को छात्र माना जाता है। एक को हमने शिक्षक मान लिया और दूसरे ध्रुव को छात्र मान लिया। ठीक है। ये तो एडम्स के अनुसार रहा। लेकिन जब हम डीवी की बात कर लें, जॉन डीवी की बात कर लें, तो जॉन डीवी ने दो ध्रुव की जगह पे तीन ध्रुव स्वीकार किया है। यानी शिक्षक छात्र के अलावा एक पाठ्यक्रम को भी उन्होंने स्थान दिया था। पाठ्यक्रम यानी एक शिक्षक हो गया, एक छात्र हो गया, एक पाठ्यक्रम हो गया, ये जॉन डेवी के अनुसार था। यानी ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि शिक्षा के दो ध्रुव एडम्स ने स्वीकार किया था जिसमें शिक्षक और छात्र होते हैं। शिक्षा के तीन ध्रुव जॉन डेवी ने स्वीकार किया था जिसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। ठीक है। तो शिक्षा के जब हम उसके नैरो मीनिंग पे जाते हैं तो थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ी सी गहराई से चले, क्योंकि हम बेस से शुरू कर रहे हैं चीजों को, तो इसको हम कई रूपों में इसको हम वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है। जैसे वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, जैन कालीन शिक्षा, मुस्लिम मुगल कालीन शिक्षा। ठीक है। तो ये शिक्षा की कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ वर्गीकरण है। शिक्षा के वर्गीकरण को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात वैदिक कालीन शिक्षा की कर लेते हैं। वैदिक कालीन शिक्षा नाम से स्पष्ट है, वेदों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था कहलाती है। भाई, वेदों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो वेद और उपनिषद पर आधारित हो। अब जब वेद और उपनिषद पर आधारित है तो स्वाभाविक है कि इसकी जो भाषा होगी वो कौन सी भाषा होगी? संस्कृत होगी। संस्कृत, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था संस्कृत भाषा में प्रचलन था इसका।
ठीक है। अब देखिए, अब चूंकि हमारे धर्म में या किसी भी धर्म में, भारतीयों में, भारतीय संस्कार में एक खूबी यह है कि जब भी हम कोई कार्य शुरू करते हैं तो एक संस्कार होता है। हर धर्म की ये बातें हैं, संस्कार का निर्वहन करना होता है। तो वैदिक काल में भी था, एक संस्कार था विद्या आरंभ संस्कार। अमूमन इसे 5 वर्ष की आयु में ही कर दिया जाता था, विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार में कुछ वैदिक मंत्रों का उच्चारण करवाया जाता था। वैदिक मंत्र का उच्चारण करने के बाद बच्चा, अगर देखा जाए तो वास्तविक जो संस्कार इसका था, चूंकि 2 संस्कार मिलता है, एक विद्या आरंभ संस्कार और दूसरा जो मेन संस्कार के रूप में देखा जाता है उसको हम उपनयन संस्कार के नाम से जानते हैं। क्या? उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार यानी नयनों के समीप उपस्थित होना। वैदिक काल में बच्चा जो है जब विद्या आरंभ करने जाता था, अमूमन विद्या आरंभ संस्कार 5 वर्ष तक था, लेकिन जब वह वास्तविक संस्कार उपनयन संस्कार से पहुंचता था, उस दौरान जो उसके गुरु होते थे, गुरु कौन होते थे? यानी ऋषि मुनि, यही हमारे गुरु हुआ करते थे वैदिक काल में। तो जब ये ऋषि मुनि के समीप, उनके समक्ष उपस्थित होता था, तो वहां पर अब उसकी, देखिए दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंट है। विद्या आरंभ संस्कार में उम्र 5 वर्ष रखा गया था, लेकिन जब उपनयन संस्कार की बात आती है तो उसमें उम्र का थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है। ठीक, तो उपनयन संस्कार में बच्चा उपस्थित हुआ, वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ, जो कुछ भी संस्कार थे वो करवाए गए, लेकिन जो उम्र थी, प्रवेश की उम्र, क्योंकि जब संस्कार होता है तो अमूमन प्रवेश की उम्र ही निर्धारित की जाती है कि बच्चे की प्रवेश की उम्र कितनी है। तो प्रवेश की उम्र 3 कैटेगरी में बांटा गया था, एक 8 वर्ष, एक 11 वर्ष और एक 12 वर्ष। समझ रहे होंगे, 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष, ये उम्र का निर्धारण किया गया था कि अब चूंकि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी। वर्णाश्रम व्यवस्था आपको पता है, आप सारे लोग अवगत हैं इससे। वर्णाश्रम व्यवस्था चलती थी, यानी वर्ण के आधार पर लोगों को शिक्षा दिया जाता था, वो भी उम्र के निर्धारण के अनुसार। तो 8 वर्ष की शिक्षा प्रायः वो ब्राह्मण होता था बालक, तो 8 वर्ष से ही उसका प्रवेश दे दिया जाता था। अगर वो क्षत्रिय कुल का है तो उसे 11 वर्ष में, और अगर वो वैश्य कुल का है तो उसे 12 वर्ष में प्रवेश दिया जाता था। ये एक जो है उम्र का निर्धारण होता था प्रायः वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार। दोस्तों, मैं आपको बस कुछ सेकंड में ये चीजें, इतना अच्छी चीजें दे दूंगा कि आप जो है प्रायः हमेशा उन चीजों को रट लेंगे, याद कर लेंगे, हमेशा के लिए वो बन जाएंगे आपके दिमाग में। दरअसल है क्या कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था था वह वर्ण के अनुसार संचालित होता था। वर्णाश्रम व्यवस्था और एक आश्रम व्यवस्था, दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ जो वैदिक कालीन व्यवस्था थी, जब इसमें प्रवेश की बात कही गई तो वर्णाश्रम व्यवस्था रखी गई, लेकिन जब यहाँ पे आप प्रवेश ले लेते हैं, यदि आपका प्रवेश हो जाता है किसी भी वर्ण के अनुसार, जिसमें भी आप आते हैं उसमें प्रवेश ले लेते थे, तो आपको क्या कहा जाता था? द्विज। द्विज की उपाधि दी जाती थी। ये द्विज की उपाधि होती थी, ठीक है। द्विज की उपाधि यानी अब आप ब्राह्मण कहलाए, चाहे वो वैश्य में हो, चाहे वो क्षत्रिय में हो, चाहे वो ब्राह्मण में हो, जब भी आप जो है अपना प्रवेश की उम्र के तहत उपनयन संस्कार आपका कर दिया जाता है, तब आप जो है द्विज कहलाते थे, और द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, ठीक है। अब देखिए, अब दरअसल हमारा जो विद्यालय होता था वो विद्यालय कैसा होता था? गुरुकुल और आश्रम। इसीलिए इस गुरुकुल और आश्रम को, यानी वैदिक कालीन शिक्षा को आश्रम पद्धति की शिक्षा भी कही जाती थी। कौन सी पद्धति? आश्रम पद्धति इसको कही जाती थी कि ये जो है आश्रम पद्धति है। यानी अब इसलिए आश्रम पद्धति नाम रखा गया क्योंकि हमारी जो शिक्षा होती थी वह उसी आश्रम में होती थी, तो आश्रम पद्धति के नाम से उसे जाना जाने लगा, ठीक है। शिक्षा की जो अवधि होती थी वो अवधि क्या होती थी? अवधि 25 वर्ष की होती थी। देखिए, वैदिक कालीन शिक्षा की एक खासियत है कि यहाँ पे जो शिक्षा की व्यवस्था की गई थी वो मैक्सिमम 25 वर्ष के लिए की गई। 25 वर्ष यानी 12वीं की शिक्षा, अमूमन 12वीं की शिक्षा होती थी कि बच्चा जो है 12वीं की शिक्षा तक अध्ययन करता था, वो जो है ब्राह्मण जीवन व्यतीत करता था, ठीक है। तो शिक्षा की अवधि जो है 25 वर्ष थी, और जब 25 वर्ष की शिक्षा पूरी हो जाती थी तो वहां पर एक समावर्तन संस्कार करवाया जाता था। विद्या पूर्ण संस्कार जिसको हम कहते हैं कि विद्या पूर्ण हो गई है, विद्या हमारी पूरी हो गई, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब हमें विद्यालय छोड़ना है, तो उस दौरान भी हमको जो है एक संस्कार से गुजरना होता था जिसको हम समावर्तन संस्कार कहते थे। समावर्तन संस्कार जैसे सब मिला के हम ये कह लें कि एक गुरु दक्षिणा का प्रचलन हुआ करता था, जिसमें आपके पास जो कुछ भी है आप उससे लेकर जो है गुरु के समक्ष, आश्रम पर ऋषि मुनि के समक्ष उपस्थित होंगे, और वहीं आप अपना जो है गुरु के संस्कार के तहत जो कुछ भी है दे के अपना घर वापस आते थे। तो देखिए, ये तो व्यवस्था थी आपके विद्यालय या विद्या पूर्ण होने तक की व्यवस्था।
ठीक है। इसके बाद हमने जो संस्कार की बात कही थी और आश्रम वर्णाश्रम की बात कही थी, वर्ण आश्रम में एक आश्रम चतुष्टय चलता था। आश्रम चतुष्टय यानी आश्रम चतुष्टय का मतलब होता था कि वैदिक कालीन शिक्षा में कुल 4 आश्रम होते थे। देखिए, ये 4 आश्रम व्यवस्था थी। एक 4 आश्रम में एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ये कुल 4 आश्रम चलते थे। ठीक है, 3 और 4, ये 4 आश्रम चलते थे और प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष के लिए होता था। ठीक है, 25 वर्ष के लिए। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है तो ये 25 वर्ष तक चलता है। ब्रह्मचर्य अमूमन वही शिक्षा प्राप्त करने का आश्रम था। गृहस्थ आश्रम है यानी ब्रह्मचर्य 25 वर्ष की शिक्षा पूरा करने के बाद बच्चा गृहस्थ आश्रम में जाता था, यानी घर के दायित्वों को, घर के जीवन का वो निर्वाह करता था, गृहस्थ जीवन का निर्वाह करना होता था। वानप्रस्थ आश्रम का मतलब होता था, वन में प्रस्थान करने का मतलब है कि हम पूजा पाठ में लिप्त हो जाए। जो हमारे कर्मकांड है, पूजा पाठ है, प्राय हम उसमें लिप्त हो जाए, वो हमारा वानप्रस्थ आश्रम था। और संन्यास आश्रम होता था, अब हमें सन्यासी जीवन जीना है। ठीक है, वो संन्यास आश्रम यानी 25, 25, 50, 50, 75 यानी वानप्रस्थ आश्रम तक व्यक्ति पहुंचता था तो मतलब वो 75 वर्ष की आयु पूरी कर लिया है। अगला जो 25 वर्ष की आयु थी उसे संन्यास आश्रम में बिताना होता था। और इस तरह से जो है प्राय वो अपने जो आश्रम चतुष्टय की प्रक्रिया थी उसे वह पूरा करता था। ठीक है, इसके बाद हमारे यहाँ इस वैदिक कालीन शिक्षा में एक व्यवस्था या प्रचलन, हम कहने की एक प्रचलन थी। प्रचलन ये थी कि हमने जीवन में यदि जन्म लिया है, जीवन पाया है, पृथ्वी पर जन्म लिया है, तो हम कुछ ऐसे लोगों के ऋणों से मुक्त होना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें प्राय वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में एक व्यवस्था दी गई थी, प्रचलन किया गया था कि हम जन्म लिए हैं तो हमारे पास 3 लोगों का कर्ज है। एक देव ऋण है। अब देव ऋण का मतलब है कि देवी देवताओं के जो ऋण हमारे ऊपर है उससे मुक्ति प्राप्त करनी है। दूसरा हमारे पास ऋषि ऋण है। ऋषि यानी जिन्होंने हमारी शिक्षा दी है, उनसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। और तीसरा जो आता है वो पितृ ऋण आता है, यानी पिता का ऋण, पिता का कर्ज, यानी उससे हमें मुक्त होना है। तो इस तरह से इन तीनों ऋणों से मुक्ति पाना, और ये तब संभव था जब हम प्राय वैदिक कालीन शिक्षा से जुड़ते थे। वैदिक कालीन शिक्षा के अनुसार जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी, जो आश्रम चतुष्टय की व्यवस्था थी, इन सबका यदि हम निर्वहन करते थे तो स्वाभाविक है कि हमारे जो ऋण थे उनसे हमें मुक्ति मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद ये जो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था है, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति यानी मुक्ति प्राप्त करना। भैया हमें मुक्ति कैसे मिले? यदि आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आप आइए वैदिक कालीन शिक्षा से जुड़िए। जब आप वैदिक कालीन शिक्षा से जुड़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो एक जो प्रमुख उद्देश्य रख दिया गया था वो मोक्ष की प्राप्ति रखा गया था। देखिए, चूंकि इसलिए मोक्ष की प्राप्ति उद्देश्य रखा गया था कि उस समय जब वैदिक कालीन शिक्षा यानी जब वेदों और उपनिषदों का प्रचलन हुआ करता था, उनके अनुसार व्यवस्थाएं चलती थी, तो प्रायः जो है हम धार्मिक बहुत ज्यादा होते थे, धर्म से संबंधित थे, तो हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए कहा जाता था। तो उसमें भी एक मोक्ष की प्राप्ति को लाके रखा गया कि यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो अमूमन जो है आप वैदिक कालीन शिक्षा से जुड़िए, अवश्य ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। गाइज, ये जो मेरा वीडियो है, इसी तरह के वीडियो में शिक्षा के तीनों चारों पोर्शन पे दूंगा, जो वैदिक कालीन है, बौद्ध कालीन है, जैन है, मुगल है, मुस्लिम शिक्षा है और आधुनिक जो शिक्षाएं हैं, इन सबको दूंगा। इसके बाद फिर जो है मैं मनोविज्ञान शुरू करूंगा, मनोविज्ञान के भी पोर्शन आपने उपलब्ध करवाऊंगा आपको। और बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। बस ध्यान रखिए, पूर्वांचल यानी PURVANCHAL, केवल पूर्वांचल करियर क्लासेस, ये मेरा एक ऑफिशियल चैनल है। आप इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा मनोबल या हमारी टीम का मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको निःशुल्क अच्छे से अच्छे वीडियो उपलब्ध करवाते रहें। और मैं आपको बता दूं, लास्ट में मैं कुछ सेकंड लेना चाहूंगा कि मेरा ये 15 साल, अमूमन 15 साल के शिक्षा का अनुभव रहा है। मैंने इतने लोगों को ज्वाइनिंग करवा दिया कि आप जो है पता लगा सकते हैं मेरे इस संस्था के द्वारा, इस चैनल के द्वारा, या इसके अलावा भी मेरी फेसबुक आईडी या किसी से भी आप यदि जुड़े हों मेरे जुड़ने वालों में से, तो अवश्य आपको जानकारी होगी कि मेरा 14-15 साल का जो करियर है मैंने इसी में बिताया और एक अच्छा रिस्पांस लोगों को दिया। अब मैं जो है एक नए मोड में आया हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपको बेहतर चीजें उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।